हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहकर के क्लास का आनंद ले रहे होंगे। आज मित्रों नया पाठ, और पाठ का नाम है ऊषा। ऊषा वैसे तो प्रातःकालीन जो चित्रण होता है उसके बारे में इसमें बात की गई है। ऊषा का मतलब ही प्रातःकाल का समय होता है। और इसके जो कवि हैं, कवि जी हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह। मित्रों शमशेर बहादुर सिंह के बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1911 में देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ? 1911 देहरादून में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती वो तो हुई थी देहरादून में। अधिकतर ऐसा होता है जहाँ जन्म लेता है व्यक्ति, अधिकतर जो उसका पैतृक गांव होता है वहीं उसकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। और इन्होंने स्नातक यानी बीए किया इलाहाबाद से। यहाँ तक की शिक्षा कर लेने के बाद और इन्होंने फिर एमए किया स्नातकोत्तर, और कहाँ से किया? इलाहाबाद से। उसके बाद एक रूपाभ पत्रिका थी, रूपाभ पत्रिका में सहायक संपादक बने। संपादक के पद पर कार्यरत रहे। संपादक के पद पर कार्यरत है। इन्होंने नई कहानी, कम्यून, माया, नया पत्र आदि पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग दिया। और दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी की योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। कौन से का? उर्दू से हिंदी शब्दकोश का संपादन किया। उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन किया। और 1981 से लेकर के 85 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। कौन से के? प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे 1981 से 1985 तक। 81 से 85 तक कुछ रचनाएं इन्होंने प्रकाशित की। और रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, आदि रचनाएं इन्होंने की। मित्रों ये जो कविता हमारे सिलेबस में दी गई है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये जो ऊषा कविता है ये समाविष्ट कविता है। समाविष्ट कविता। इस कविता में जो कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं उन्होंने सूर्योदय से कुछ क्षण पहले, यानी जैसे सूर्योदय होने वाला है उससे कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले के प्राकृतिक सौंदर्य और परिवेश का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। अर्थात जो सूर्योदय होने वाला है उससे पहले का वातावरण कैसा रहता है, प्राकृतिक परिवेश कैसा रहता है, उन सारी शब्दों का चित्र बनाया है, सबका समावेश किया है। कवि ने बिंब बनाए हैं, और बिंब भी कैसे? नवीन बिंब उपमान दिए हैं सब। तो बिंबों के माध्यम से प्रकृति की गति को शब्दों में बांध दिया है।
प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का प्रयास किया। बताया कि भोर होने से पहले आकाश का रंग कैसे बदलने लगता है, उसमें नमी एक लीपे हुए चौके की तरह साकार हो जाती है, कुछ देर बाद सूर्य की लालिमा फैलने लग जाती है, फिर सूर्योदय होने से उषा का सारा सौंदर्य तिरोहित हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और भविष्य की उजास चारों तरफ फैल जाती है। इस तरह कवि ने बताया कि दिन की शुरुआत होती है जिसमें रंग भी बदलता है, गति बदलता है और प्रकाश के साथ एक नए एहसास का उद्भव होने लगता है। इस प्रकार उषा काल का सारा वातावरण जो है, सौंदर्य जो है, गतिशील एवं मनोरम बन जाता है। तो इस पाठ में कवि ने सूर्योदय से पहले के प्राकृतिक परिवेश और चित्रण का शब्द चित्र बांधा है, अर्थात सूर्योदय उषा काल का जो सौंदर्य है वो गतिशील और मनोरम किस तरह बन जाता है, इस बारे में उन्होंने अपने पाठ के माध्यम से बताया। तो देखिएगा, पाठ की शुरुआत करते हैं। कवि ने नवीन बम्बे और उपमानों का सहारा लिया है। प्रयोगवादी कवि तो है ही। कौन से कवि है? प्रयोगवादी। नए नए प्रयोग इन्होंने किए। अब नवीन बिंब कैसे लिए हैं सब उपमान? कोई तो उपमान चंद्रमा का लेता था, गंगा का लेता था, लेकिन इन्होंने प्राकृतिक ग्रामीण परिवेश से उठे उपमान ले लिए, जैसे राख, लिपा हुआ चौका, शंख, ऐसे उपमान लिए जो ग्रामीण परिवेश से समाविष्ट है। तो देखिए कैसे लिया। पहला खंड देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। उपमेय उपमान की तुलना हो रही है, देखना। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। पहला पैराग्राफ है मित्रों, ये प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि क्या कहने लगता है, इस पाठ के माध्यम से कवि ने बताया है। देखिए कि प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो वैसे तो उपमेय और उपमान का चित्रण यहाँ किया गया, लेकिन मित्रों एक चीज देखनी है। नीला शंख, लिपा हुआ चौका, काली सिल, लाल खड़िया चौक, ये सब ग्रामीण उपमान है। कैसे उपमान है? सब ग्रामीण उपमान है।
अब यह तुलना कर रहे सुबह के सौंदर्य का मित्रों, कि सुबह भोर होने से पहले सूर्योदय का चित्रण कैसा लगता है, उस सारी चीज़ों का यहाँ वर्णन किया गया। तो यहाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित जो पद्य है, इस जो ऊषा कविता से उद्धृत लिया गया है, इसमें ऊषा काल का अतीव मनोरम एवं सुंदर चित्रण, सुंदर अलंकृत वर्णन किया गया है। तो देखो क्या कहा है कि प्रातः नभ था नमिस आकाश, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि प्रातःकाल होते ही प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि प्रातःकाल का जो आकाश है उसका जो रंग है नीले शंख के समान, नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है, गहरा नीला हो गया है। अर्थात प्रातःकालीन का जो आकाश है, सुबह का आकाश है, वो रंग जो आकाश का है वो उसका रंग ऐसे हो गया जैसे नीला शंख हो, रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया। अर्थात शंख की तरह नीला, बहुत नीला, निर्मल एवं मनोरम बन गया है। सुबह का प्रातःकाल का आकाश, प्रातःकाल का आकाश शंख के समान गहरा नीला हो गया है। और फिर भोर का नभ, और फिर भोर हुई, ये तो प्रातःकालीन का आकाश था, प्रातःकाल आकाश के बाद थोड़ी सी भोर हुई, थोड़ा सा सुबह हुआ, उसके बाद आकाश का रंग कैसे बदलता है, पल पल बदलता है। देखो कैसे, फिर भोर हुई तो आकाश में एक हल्की सी लाली बिखरी, क्योंकि जैसे सूर्योदय होता है तो एक लालमा चारों तरफ फैल जाता है। जब लालमा चारों तरफ फैली तब आकाश का रंग कैसे हुआ कि प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, प्रातःकाल का आकाश का रंग गहरे नीले रंग के समान गहरा हो गया, प्रातःकाल का आकाश नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है। भोर का नभ, और जब भोर हुई तो चारों तरफ सूर्य की किरणों से लालमा सी फैली। अब जब लालमा फैली तो आकाश का रंग किस तरह से लगता है वह देखो कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला बड़ा है। जैसे जैसे लालिमा होती है तो कुछ नमी सी वातावरण में होती है, तो उस समय नमी के कारण आकाश कैसा लग रहा था, जैसे राख से लिपा हुआ चौका। आकाश ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका है, जो अभी अभी चौका दिया है, जो गीला पड़ा है। इस तरह का आकाश का रंग लग रहा था। अभी अभी चौका देने से, अभी अभी लीपने से कुछ गीला है, और गीला जो है तो उसका कलर जैसा होता है, ऐसा कलर आकाश का लग रहा था। मित्रों, दो उपमान आए कि प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, प्रातःकाल के आसमान का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है, अर्थात प्रातःकाल का आसमान नीले शंख के समान लग रहा है। अब जैसे थोड़ा सा भोर हुई तो लालमा फैली तो थोड़ी सी नमी हुई, और नमी के कारण वो आकाश का रंग इस तरह लग रहा है भोर में जैसे राख से कोई चौका लीप दिया गया हो, जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला। अर्थात आशय क्या है कि जैसे भोर हुआ तो भोर का जो दृश्य है कुछ काले और कुछ लाल। अब काला और लाल रंग जैसे ही मिलता है, काला तो अंधेरी रात थी, लाल जो सूर्य का उदय होने वाला था, काला और लाल रंग जब मिलता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। उसी तरह ये वातावरण था कि रात जैसे छटने वाली थी, जैसे भोर होने वाली थी, सूर्य की किरण जैसे उदय होने वाली थी, तो लालमा से ओतप्रोत थी। तो लालमा और कालिमा दोनों जब मिली तो वो दृश्य जो था अतीव रमणीय लग रहा था, अतीव सुंदर लग रहा था। फिर कुछ क्षणों बाद, जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा था तो कुछ क्षणों बाद फिर कलर बदला,
फिर कैसे हुआ कि बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब ये सिल जो है ना, ग्रामीण उपमान कैसे, क्योंकि शहरी उपमान हो ही नहीं सकते, शहरी उपमान में मिक्सी चल गई मित्रों। ये वो सिल है जो चटनी पीसने के काम आती, जो मसाले पीसा करते थे गाँव में, पत्थर की होती है। तो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आसमान ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान जो था वो काली सिल है। क्या है? काली सिल। और उस काली सिल को अभी अभी लाल केसर से धो दिया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे काली सिल को अपन लाल केसर से धो देते हैं तो उसका जो कलर जैसा लगता है, वैसे ही आसमान का कलर हमें दिखाई दे रहा था। अथवा ऐसा लग रहा था स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है जैसे काली नीली स्लेट पर, लाल काली नीली दो ही प्रकार की होती है, तब काली नीली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया चौक, लाल खड़िया चौक मल दी हो, अर्थात पोत दी हो वो स्लेट। अब लाल या काली या नीली स्लेट पर लाल रंग की जो खड़िया मली जाएगी तो उसका जैसा कलर होता है, जैसा दृश्य होता है, ऐसा ही दृश्य आकाश का लग रहा था। अर्थात जैसे भोर हुआ तो अंधेरे से आवृत आकाश जो था काली सिल के समान लग रहा था। अंधेरे से ढका हुआ आकाश काली सिल लग रहा था और काली स्लेट के समान लग रहा था। लेकिन जैसे सूर्य की किरण जो लालमा लाल केसर युक्त सूर्य की किरण उस पर पड़ी एवं लाल खड़िया चौक जैसा दृश्य उसका रंग जैसे प्रतीत होने लगा, इससे प्रातःकालीन का जो आकाश का वातावरण जो दृश्य वो अतीव रमणीय, अतीव सुंदर, अतीव आकर्षक लग रहा है। दोबारा से एक बार देख लें। कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकाल के वातावरण का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातः नभता बहुत नीला शंख, जैसे कि सुबह प्रातःकाल के आसमान का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है। अर्थात उस समय का आकाश का रंग ऐसा लग रहा था जैसे शंख के समान निर्मल, शंख के समान नीला और अतीव सुंदर हो। फिर थोड़ा सा भोर हुआ तो उस समय भोर हुआ तो भोर का आकाश कैसा लग रहा है, नमी के कारण जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो जो अभी अभी गीला हो, उस समय उसका रंग जैसा चौके का होता है, ऐसा ही हमें आकाश का रंग दिखाई दे रहा था। फिर कुछ समय बाद और परिवर्तन हुआ, जैसे सूर्य और उदय होता जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आकाश तो कौन हो, काली सिल हो, क्योंकि अंधेरे से ढका हुआ था रात का तो काली सिल था और उसको लाल केसर से किसी ने धो दिया हो। अर्थात ऐसा लग रहा था कि आकाश कोई काली नीली स्लेट हो और उस पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। या लाल केसर और लाल खड़िया चौक, ये सूर्य की वो लालिमा है जो भोर के समय सूर्य उदय होता है तो उसकी लालिमा रूपी जो किरणें जब बादल रूपी अंधेरे रूपी बादल पर पड़ती हैं तो उस समय दृश्य ऐसा होता है। उस दृश्य के बारे में बताया गया। नीला शंख और लिपा हुआ चौका, ये सब नवीन उपमान है। मैंने बता दिया, लिपा हुआ चौका, नीला शंख, ये सब नवीन उपमान है, ग्रामीण परिवेश के उपमान है मित्रों। उपमान जानते हो जिससे तुलना की जाती है। ये तो था मित्रों प्रयोगवादी कवियों की तरह इन्होंने भी नए नए उपमानों का प्रयोग किया, जैसे नीला शंख और राख से लिपा हुआ चौका, ये नवीन उपमान है मित्रों। तुम बड़े बड़े जो कवियों की रचना उठा के देखो, उसमें सब प्राकृतिक उपमान दिए गए, वही जो चलते आए हैं, लेकिन लीक से हट करके, क्योंकि कहते हैं लीख लीख तीनों चले, लीख ही चले कपूत और लीख छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो यहाँ लीक से हटकर प्रयोगवादी की रचना की, क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि थे मित्रों। थोड़ा सा पार्ट और रह रहा है, उससे भी ले चलते, पहले इनको और देख लो आप थोड़ा सा। पाठ छोटा है इसलिए इसे छोटे से पाठ को जल्दी समाप्त कर दें। नील जल में, और देखते उस समय के वातावरण चित्रण करता हुआ क्या कह रहा है।
नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस ऊषा का अब, क्यों सूर्योदय हो रहा है। देखो साहब कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस ऊषा का अब कि सूर्योदय हो रहा है। अब देखो गौर आया है, यहाँ गौर का अर्थ गोरा, धेमी शरीर। तो इस कवि ने ये कहा है कि प्रातःकालीन परिवेश और सूर्योदय का वर्णन इन 4-5 लाइनों के माध्यम से किया गया है। कभी सूर्योदय से पहले आकाश में जो पल पल परिवर्तित होने वाले जो पल हैं, जो दृश्य हैं, वो बहुत सुंदर, बहुत सुरम्य लग रहे हैं। और सुरम्य वातावरण का चित्रण कवि करते हुए बता रहा है क्या कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे कि जैसे हिल रही हो। कि प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में, सूर्य का रंग कैसा होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, नीले रंग के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत चमक, सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा जब दिखाई देने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिला रही हो। देखो कवि ने क्या कहा है कि जब नीले वर्ण में आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, जब नीले आकाश में सूर्य की श्वेत आभा चमकती है, अर्थात सूर्य की किरणें जब आसमान पर प्रकाशित होती हैं, तब ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में, यानी आकाश रूपी नीले जल में सूर्य रूपी जो किरण है उन गोरी युवती, ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी चमकती हुई या किसी सुंदरी की गोरी देह, गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। अर्थात नीले जल में कोई युवती खड़ी हो जिसका कलर, जिसका शरीर गोरा हो, और जैसे ही पानी की लहर हिलती है तो शरीर जो था उसका हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही नीले आकाश में सूर्य की जब किरण पड़ती है तो वो हिलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में कोई सुंदर युवती का गोरा शरीर झिलमिला रही हो, हिल रही हो। अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं हवा के कारण सूर्य की जब किरणें हिलती हुई दिखाई देती हैं तब सूर्य का जो श्वेत बिंब है वो भी हिलता हुआ सा दिखाई देता है। तब ऐसा लग रहा है कि सूर्य जो श्वेत बिंब है वह सुंदर युवती है, उसका कलर गोरा है और वो हिलता हुआ सा दिखाई देता है। और जादू टूटता है इस ऊषा का अब कि सूर्योदय हो रहा है। ये सूर्योदय होने से पहले का दृश्य हमें बताया था, जो भोर का आकाश कैसा लग रहा था सूर्योदय होने से पहले। लेकिन इतने परिवर्तन जब हो रहे, इतने सुरम्य वातावरण जब लग रहा था, काली सिल के समान
लाल जैसे काली सिल्क के समान लाल केसर से धो दिया गया हो, राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा हो, नीले शंख के समान लग रहा है, या ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी युवती की गौरी दे झिलमिला रही। लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो गया, क्या हो गया? सूर्योदय हो गया, तो ऊषा काल का जो सुंदर चित्रण था, जो चमत्कारी वर्णन था, जिसे ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे ऐसे दृश्य को देख करके, वो सब कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता। अर्थात सूर्योदय होते ही ऊषा काल का जो रंगीन, जो सुंदर, जो सुरम्य वातावरण था, चमत्कारी जादू था, वो सब समाप्त हो जाता है। अर्थात इस ऊषा कविता में सूर्योदय का जो वर्णन किया गया है। अब यहाँ एक शब्द आया है कि जादू टूटता है इस ऊषा का। तो जादू का अर्थ अगर हमसे पूछ ले तो सर यहाँ जादू का अर्थ है आकर्षण। क्या है? आकर्षण, सौंदर्य। ऊषा का जो सौंदर्य, जो जादू है, वो टूट जाता है। इस तरह से ये सूर्योदय होते ऊषा काल का जो सुंदर वातावरण वो खत्म हो जाता है। अब हमसे अगर किसी ये पूछे कि भोर का आकाश किसके समान नीला होता है? नीले शंख के समान। कवि ने नभ की राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? क्योंकि भोर के समय कुछ नमी होती है, कुछ कालापन होता है, कुछ नीलापन होता है, इसलिए उसे आकाश जो होता है ऐसा लग रहा है जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो, इसलिए उसकी तुलना की गई। ऊषा का जादू टूटने का तात्पर्य यहाँ कवि ने पूछा है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वह सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है। ऊषा का जादू टूटने का यही तात्पर्य है। तो यहाँ कवि क्या संदेश देना चाहता है? लाल खड़िया चौक के माध्यम से या लाल केसर के माध्यम से तो यही बात आई है कि कवि ने भोर की लालिमा का चित्रण करने के लिए सूर्य आकाश सुबह का जो सौंदर्य होता है उसका चित्रण करते हुए ये सारे उपमानों का प्रयोग किया। कवि बताता है कि जब आकाश का रंग राख के समान लगता है तब सूर्य की लाल किरणें कुछ अधिक उभरने लगती हैं। इसी दृश्य के कारण कवि ने लाल खड़िया चौक को आकाश रूपी स्लेट पर मसलने जैसा बता दिया गया है। मित्रों, कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनको अपन प्राकृतिक भाव भंगिमाओं के साथ देखते हैं और कुछ दृश्य ऐसे हैं जो हमें हूबहू किताब का सहारा लेने के बाद हमें बताना पड़ता है। छोटा पाठ था मित्रों, इसलिए एक दिन में मैंने इस पाठ को पढ़ाने की पूरी कोशिश की। इस कविता में कवि एक संदेश दे रहा है क्या कि प्रातःकालीन प्राकृतिक वातावरण में, सुबह के जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें जिस तरह गतिशीलता और जीवंतता आ जाती है, अर्थात जिस तरह प्राकृतिक वातावरण में सुबह के सौंदर्य में गतिशीलता और जीवंतता आ जाती है, उसी तरह हमें भी संदेश देखिए कवि क्या कह रहा है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन को गतिशील एवं जीवंत बनाया रहना चाहिए। पल पल नए नए उपमानों का प्रयोग हमें अपने जीवन में करना चाहिए। हमें प्रकृति से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए मित्रों, और वो शिक्षा क्या है कि हमें प्रमाद, कहते ना लेजी, केयरलेस, हमें प्रमाद या आलस्य में ना पड़कर जीवन में और ज़्यादा उत्थान के लिए, अभ्युदय के लिए प्रयास करने चाहिए और खुशियों से हमें हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, पुलकित रहना चाहिए। संदेश हमें दिया है कि प्रकृति से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें आलस में ना पड़कर हमेशा जीवन को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान करना चाहिए। इसमें बिंबों का चित्रण किया गया रूपक और उपमा अलंकार के द्वारा। यहाँ ऊषा काल के आकाश एवं चारों ओर के आकर्षक दृश्यों का सुंदर बिंबों के चित्रों के माध्यम से उभारा गया है। बिंब योजना एवं शब्द चित्र रचना इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रही है। बहुत सुंदर चित्रण इस कविता का कवि ने किया है। तो यहाँ किसका प्रभाव कवि पर दिया गया मित्रों? प्रयोगवाद का। ऊषा कविता में कवि ने शब्द बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे अब ये लाइन आ जाए कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, इसमें किसकी देह का चित्रण किया गया है? किसकी देह का चित्रण किया? गौर झिलमिल देह। मित्रों, यह सूर्य की गौर झिलमिल देह का चित्रण किया गया है। मित्रों, ये पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। सूर्य के लिए गौर देह किस लिए कहा? क्योंकि सूर्य का जो श्वेत बिंब है
सूर्य के श्वेत बिंब को लक्ष्य कर कवि ने उसे गौरी देह बताया, क्योंकि वो सौर सूर्य जो श्वेत बिंब जैसा था और श्वेत बिंब को लक्ष्य में ध्यान में रखकर उसे कवि ने गौरी देह का उपमान दिया गया है। मित्रों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगला पाठ जो हमारा है वो बहुत अच्छा पाठ आत्म परिचय। हरवंश राय बच्चन जी बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। उन्होंने एक एक दोहे के माध्यम से अपनी कविता का चित्रण किया और ये कहा है यदि दुनिया में रहना है तो हमें अपने लिए दुनिया का से मिल करके रहना पड़ेगा। हम दुनिया से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।